now I request Kuldeep ji to. मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि ये गांधी पीस फाउंडेशन वही जगह है जहाँ से जयप्रकाश नारायण को भी पकड़ा गया था, पुलिस ने रात को पकड़ा था। और अब मैंने इमरजेंसी का दौर देखा है और झीला है और उसके बाद का भी देखा है, तो मैं जो चीज़ें देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या हुआ जो आज नहीं होना चाहिए। एक बात जो उस वक्त देखी मैंने, मीडिया में भी थी, बाहर भी थी, कि इतना डर, खौफ लोगों में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया। शुरू में इतना नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता, कि लोग बोलते नहीं थे, कोई आपस में खुसे खुसे करते थे, लेकिन पब्लिक में कोई नहीं बोलता था। मुझे याद है कि मैं जब इमरजेंसी लगी तो कुछ एडिटर लोग मिलने गए मिसेस गांधी से, तो मिसेस गांधी ने कहा, अरे इतने इतने बड़े एडिटर क्या हैं, इतने इतने बड़े अखबार, नॉट ए डॉग हैज़ बार्क्ड। अब जब आके उसने मुझे बताया कि ये मिसेस गांधी का सेंटेंस है, तो मुझे तो आग लग गई। मैंने कहा अच्छा, तो मैं आई वेंट अराउंड द न्यूज़पेपर ऑफिसेज, ये बहादुर जफर कोई और पीटीआई, यूएनआई वगैरह। मैंने कहा भाई कल फॉलोइंग डे, ये 26 की बात थी, तो मैंने कहा 27 को हम प्रेस क्लब में मिलेंगे। वर्ड वेंट अराउंड, तो प्रेस क्लब में उस वक्त उस हॉल में 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मौजूद था। तो मैं उठा, मैंने कहा भी देखिए कि एक हम इमरजेंसी का जो सेंसरशिप लगा है उसको हम कंडेम कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी के साथ मेल नहीं खाती। तो वो वहाँ पे लोगों ने कहा जी नहीं, रात को कुछ जर्नलिस्ट भी पकड़े गए, एडिटर। तो मैंने कहा रेजोल्यूशन में उसका भी कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही दस्तखत करके अब भेज दूंगा। और जैसे मैंने भेज दिया, लेकिन अगर आप कोई में से आप दस्तखत करने होंगे वो बाद में कर लेना, मैं यही प्रेस क्लब के बार के टेबल पे छोड़ा। 103 जर्नलिस्टों ने बाद में उसमें दस्तखत किए, मेरे पास अभी तक लिस्ट मौजूद है। और अब जब वीसी शुक्ला हुआ करते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उसका मुझे फ़ोन आया, कहने लगा कुलदीप ये हमारी पुलिस तो फेल हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला ऐसी मीटिंग होगी। अब ये मीटिंग हो गई तो वो जरा लव लेटर मुझको देना। मैंने कहा आपका मतलब जिन्होंने दस्तखत किए हैं? कहता हाँ हाँ। मैंने कहा अब मेरे से कैसे उम्मीद करते हैं मैं आपको दूंगा? नहीं नहीं यार, वो पता लगे ना ये कौन से जर्नलिस्ट हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो अब एक सेफ डिपॉजिट में पड़ा है जहाँ से कि अब निकल नहीं सकता। तो खैर, तो उसने टेलीफोन पे ही थ्रेटन किया कि देखो कुलदीप तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ तुम्हें, अब ये राज मिसेस गांधी का नहीं रहा, संजय गांधी का है, तो इसलिए तुम्हें भी कैद कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ये कैद ही है तो कैद कर लो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है अब, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल सकता। वो लेटर नहीं दिया, खैर वो एक अलग बात है कि नहीं हुआ। लेकिन हैरानगी क्या, मैंने फिर आके एक मिसेस गांधी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि देखिए कि मैं मेरा तो आइकॉन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर मुझे एक डिसिप्लिन्ड स्टेट चाहिए, विद डिसिप्लिन, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे अनरूली प्रेस चाहिए, चाहे उसका जो मर्जी उसका होता। तो मैंने ये चिट्ठी में वो लिखा। खैर उसका जवाब भी आया और शारदा प्रसाद उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा देखो जेपी क्या कह रहा है, डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश नहीं, ये फोर्सेस को रेबल करने की और हाउस करने की कोशिश कर रहा है वगैरह हर किस्म की। लेकिन
वो उस वक्त निखिल चक्रवर्ती थे, एडिटर मेन स्ट्रीम। उसने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में छापा पड़ेगा, तो चीज़ों वीज़ों को इधर उधर कर दो। दूसरे दिन जब सुबह पुलिस आई तो मैंने कहा देख लीजिए घर में। कहते जी नहीं, हम तो आपको कैद करने आए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि हाँ मुझे कैद करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा अब जैसी पुलिस की होती है, जीप नहीं चली तो जीप को मुझे भी धक्का लगाना पड़ा और उसी में बैठा तो भाई ये जो अरेस्ट वाले हैं। खैर एनीवे, जब वहाँ पे पहुँचा अंदर जेल में तो बहुत गंदी जेल। और अब जो उस वक्त लंच के वक्त फूड आया तो क्या था, एक दाल थी और रोटियाँ थी। अब दाल का बहुत बड़ा, और सब एक ही नहीं थे, काफ़ी लोग थे, हम सारे इकट्ठे, तो दाल वहीं से ले। अब दाल में मक्खी पड़ गई तो मैं तो नहीं खाया। वो मेरे पास था एक आदमी, वो कहता है देखिए नीर साहब, ये जो है ना मक्खी, ये तो रोज़ की बात है, आप तो आज आए ना, तो ये तो यही चीज़ है, और तो क्या खाएंगे आप। तो सचमुच आदत हो गई कि वो मक्खी पड़ती तो उसको उठा के फिर खाना शुरू कर देता। तो मैंने बल्कि जब वहाँ से 3-4 महीने के बाद मुझे डिटेन जब आया बाहर, तो ये ओम मेहता हुआ था मिनिस्टर ऑफ स्टेट और होम अफेयर। तो मुझे कहीं मिला, कैसी लगी जी जेल, ऐसे तनस से। मैंने कहा यार इतनी गंदी क्यों जेलें रखी हुई हैं। कहते जी हमने आपको अशोका होटल में थोड़ा भेजा था। अब कोई जवाब नहीं था, खैर उसका ये कहने का एक तरीका था। लेकिन अंदर मैंने देखा कि जैसे ट्रीट किया जा रहा है हम लोगों को, मतलब ठीक है हम लोग अब कोई रेगुलर प्रिजनर तो थे ही नहीं कि इस तरह की एक डिसेंट की आवाज़ थी। ठीक है, वो जो जनसंघ वाले थे, लेकिन उनका भी एक अपना तरीका था। ये तो नहीं कह सकते कोई बगावत कर रहे थे या कुछ, जो तरीका था उनका उन्होंने किया। लेकिन ये पुलिस वार्ड सब जो है न सिर्फ खाने में थी बल्कि ट्रीटमेंट में जान के तंग करना कहीं। तो मैंने और एक जो वार्ड था जहाँ पे मुझे रखा गया था, वो 28 हमारे कमरे में थे लोग, तो एक सीलिंग फैन था। अब पहले एक दिन तो नींद नहीं आई, फिर उसके बाद नींद आ गई, खैर ठीक है। लेकिन ये जो मुश्किलात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि भाई ये मुझसे, वो काफ़ी लोगों से हुआ, क्योंकि 1 लाख आदमी विदाउट ट्रायल इन्होंने डिटेन किया था। कोई उन पर मुकदमा नहीं, वो कुछ नहीं, सबको। और बल्कि वो अटॉर्नी जनरल निरन डे ने तो उस वक्त ये भी कहा था कि ऐसे कानून हमने लगाया कि अगर आपको हम अगर कोई उनमें से मर भी जाए या किसी को मार भी दें तो हम पे मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। जो बाद में खैर ठीक कर दिया गया। लेकिन यही कि भाई डर बहुत था। अब जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जेल से आया तो अब मैंने फिर कोशिश की कि अब कुछ जर्नलिस्टों को बात करूँ, लेकिन अब जर्नलिस्ट को तैयार नहीं था, वो अब डर रहा था। प्रेस काउंसिल का एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसमें मैं मेंबर था। तो मैं वो जस्टिस आयंगर उसके चेयरमैन थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा जो प्रेस काउंसिल की मीटिंग तो बुलाइए ताकि कंडेम करें कि ये क्या बात है। अरे क्या बात करता है, ये अखबार में नहीं छपेगा। मैंने कहा ना छपे, लेकिन आर्काइव्स में तो होगा। कभी कल को आर्काइव्स खुलेंगी, वो कहेंगी अरे ये हाईएस्ट बॉडी थी, इन्होंने क्या कहा। खैर मैंने मीटिंग बुलाई लोकल मेंबर की, कोई जर्नलिस्ट मुझको सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। डर था कि भाई पता नहीं कैद हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, जो भी है इस तरह के खतरे थे। ठीक है वो है। लेकिन जो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वक्त की, कि मिसेस गांधी ने ठीक है कैद किए इतने, और ये इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग डाउन शी टुक ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सबसे बुरी बात जो उसने मिसेस गांधी ने इमरजेंसी में की, पॉलिटिक्स में से मोरालिटी उड़ा दी।
मोरालिटी की बात कोई अब बात नहीं, कब क्या है, पॉलिटिक्स वैल्यूज सिस्टम है ही नहीं। तो उसका ये मतलब हुआ कि अब वो जो एक थिन लाइन होती है बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, मॉरल एंड इमोरल, वो उसने उड़ा दी। और उसके बाद क्या लोग गालियाँ निकालें ना निकालें, किस तरफ है उसका अब ख्याल नहीं दिया। वो आज तक लोगों के दिमाग में यही है। जो आगे डर था कि भाई ये वैल्यू सिस्टम है यहाँ नहीं, तो वो नहीं रहा। अब तो ठीक है, वैल्यू सिस्टम ही बदल गया जो कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोग जो उस दिन याद रखे हो कि हम किस तरह वो इंस्टीट्यूशंस को और वैल्यूज़ को वापस लाएं, किस तरह करें कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये फंक्शन करें। क्योंकि ये हर दफ़ा तो नहीं कि भाई हर बार कैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, कैसे प्रेस इंडिपेंडेंट, मीडिया इंडिपेंडेंट हो। अब मुझे आज जो लगता है वो ये लगता है कि भाई कोई प्रेशर वैशर नहीं है, लेकिन हम जर्नलिस्ट जो हैं या मीडिया वाले हैं वो खुद ही एक किस्म की कंफॉर्मिटी में लगे हुए हैं कि भाई हाँ ये आज इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसी की तरफ जाना चाहिए। कि ये जो डर है ना आपके दिमाग में, अरे जर्नलिस्ट के दिमाग में, प्रोफेसर के दिमाग में, हर एक में डर कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, पकड़ लेंगे ना ज़्यादा जेल में, ज़्यादा क्या होगा। इसी आज़ाद कराते हुए देश को लोग फांसी के तख्तों पर चढ़े, और आज जब उसको बचाने का वक्त आया, उसकी जो किस लिए आज़ादी ली थी, इसीलिए ली थी कि हम खुद अपने आप को रूल करना चाहते हैं और जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो आज जो उस वक़्त ये माहौल क्यों कम हो रहा है, क्यों नहीं हम बात करते कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ इंस्टीट्यूशन को बर्बाद नहीं कोई करेगा, कोई जर्नलिस्ट को। अब देखिए कि भाई आज भी अखबार जो है, ये एक बड़ा अखबार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस अखबार में क्या है, वो आज तक उन्होंने कोई मुझको माफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई तुम लोग एमरजेंसी के क्यों खिलाफ हो या क्यों खिलाफ लिखते हो। नहीं, ये जो माइंड सेट हो चुका ना इनका, और ये कि ये जो जर्नलिस्ट है या जर्नलिज्म फील्ड है या मीडिया है, ये दिस इज ए रियली बिलोंग्स टू द पीपल। ये आपकी वॉइस है, और अगर वॉइस जो चोक कर गई या वॉइस को एक कंट्रोल कर लिया, जैसे मैं देखता हूँ आजकल, तो ये आप उस अब दूसरी वॉइस को सुन ही नहीं सकते, वो कैसे सुनेंगे। तो इसलिए एक हमारे साथी हैं वो अनिल सिन्हा, वो एक कोशिश कर रहे हैं द अदर मीडिया, इस तरह की कोई बॉडी बनाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अदर मीडिया का कुछ हम ताकत करें, कुछ सोचें वगैरह। हम पत्रकारों को या जो मीडिया में हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर देश में आज़ादी है तो आज़ादी बोलने की भी है, लिखने की भी है, कहने की भी है। और अगर कोई हमें लगता है कि इसको तोड़ने की या कोई मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे है या ज़ात के नाम पे है, आज धर्म ज़रा ज़्यादा हो गया, ज़ात कम है, लेकिन धर्म, तो उन लोगों को हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। हम महात्मा गांधी को देखा था, तो महात्मा गांधी जब हुआ करती थी प्रार्थना, तो उस प्रार्थना में महात्मा गांधी जी के पहले बाइबल पढ़ी जाती थी, कुरान शरीफ पढ़ी जाती थी, भगवत गीता पढ़ी जाती थी। मुझे याद है मैं उसमें मौजूद था, एक आदमी ने, वो हमारी तरह उधर से आया हुआ था पाकिस्तान से, उसने कहा बापू हम ये कुरान शरीफ नहीं सुनेंगे। तो वो कहते हैं भाई मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग नहीं हुई। दूसरा दिन उस आदमी ने आई भी उसी तरह सवा लगी, मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि वो कहता, वो आदमी माना नहीं। तीसरे दिन में उठ के कहने लगा बापू नहीं मैं समझा हूँ, मुझे अब याद आया कि भाई ये ठीक नहीं, मुझे करना। न सर उस बापू जी ने उसे उस वक़्त याद दिलाया कलकत्ता का जब बहुत बड़ा कत्ल हुआ, आम बहुत कितने 100 में हज़ारों में मुसलमान मारे गए, तो गांधी जी वहाँ गए। तो गांधी जी का, क्योंकि लॉर्ड माउंटेन ने कहा कि भाई हम हमारी पुलिस मिलिट्री तो कुछ नहीं कर सकती, तो गांधी जी ने वहाँ पे कहा जाके कि अपने अपने जितने हथियार हैं ये मेरे सामने सरेंडर कर दो। 24 घंटे, 24 घंटों में सब तकरीबन सरेंडर कर दिए।
एक पंजाबी था जो उधर से आया हुआ था, तो उसने चाकू जो बड़ा था वो बापू के पाँव में डाला, बापू ये पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बापू कि मेरा एक ही अकलौता बेटा मुसलमानों ने 12 साल का लड़का था, मुसलमानों ने मार दिया। तो बापू का क्या जवाब था? बापू ने कहा देखो यहाँ पे आसपास कितने मुसलमान यतीम लड़के हैं, 12 साल का लड़का ढूंढो और उसको इसी तरह पालना जैसे अहले इस्लाम पालते। तो हमारी जो हेरिटेज है, हमारा इतिहास ये है, ये आज का वाला इतिहास हेरिटेज नहीं है जो कि भाई एक सेक्टेरियन पैरोकियल मजहब का नाम। धर्म क्या सिखाता है? धर्म कोई आपस में दुश्मनी तो नहीं सिखाता। एक धर्म अपना कायदा है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई शायद भगवान यहीं से मिलता है या अल्लाह इस तरह से जल्दी मिलता है, ठीक है, लेकिन उसका अपना एतकाद है, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन ये कि हर बात पे आप मज़हब को लाएं। अब आज सियासत और मज़हब तो ऐसा अलग लगते ही नहीं है कि अलग चीज़ है। आप अलग जो सियासत को मज़हब से मत जोड़िए। आज मतलब और भी बोलने वाले हैं, मैं बहुत नहीं बोलना चाहता। एक बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ ये कि देखिए कि ये जो जमहूरियत है या प्रजातंत्र है, ये आप लोगों पे मुनहसर है, मेरे आप सब जैसे लोग। अगर आप अपने दिल में नहीं मानते कि देखो हाँ फलां चाहे वो किसी मज़हब या इत्तेकाद से है या जात से है, उसको उतना ही हक है जैसे मुझे है, क्योंकि वो चाहे छोटी तादाद में है या हम बड़ी तादाद में हैं, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन बराबर का हिस्सेदार करता है। मुझे याद है कि मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े लीडर थे। तो वो लाहौर में पढ़ता था, लाहौर कॉलेज में, आखिरी ये साल था मेरा, तो उधर आए लाहौर में। तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे और लाहौर गढ़ है मुसलमानों का। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान की हैसियत से क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ। कहने लगे कि आज तुम कहते हो कि मुझे हिंदू का गलबे से डर है, जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदू कहेगा आपने अपना हिस्सा ले लिया, जाओ, क्यों बैठे हो, अब तो हो गया ना। ये तो अलग बात है कि गांधी जी ने, नेहरू जी ने बचा लिया, लेकिन ये इस किस्म का ट्रेंड शुरू हो गया था, मुझे याद है 47 में। ये बस यही मैं बात आपसे फिर बार कहना चाहता हूँ कि हमने हिंदू राष्ट्रीय नहीं बनाया, चाहे 80% था। हमने कहा कि नहीं, हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, उसमें से जो कानून निकलेगा उसको अडॉप्ट करेंगे। तो आज हिंदुस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रूल होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर, चाहे वो किसी मज़हब से है, कोई भी है, उसको बराबर का हिस्सा है, एक वोट, और उसका भी है और आपका भी है। इसलिए मैं आज के दिन, आप ये बात करिए, कसम खाइए कि मैं हर इंडिविजुअल का राइट उसी तरह समझूंगा जैसे अपना है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, जो है ज़रूरी है, और उसके लिए मैं डिफेंड करूंगा। और अगर कल मुझे बोलना पड़ा तो मैं खड़ा होकर बोलूंगा और उसके हक में बोलूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। She is chief editor of a very good paper with online, The Citizen. It is a very timely paper, and I request her to come and say a few words. जब इमरजेंसी हुई थी तो हम लोग, मैं ख़ासकर डायरेक्टली मुझे उसका मैं काम नहीं कर रही थी उस वक्त, हम लोग पढ़ रहे थे, पर ये लखनऊ में था। तो मुझे याद है कि किस तरीके से लोगों को प्रिंसिपल्स जो थे, जिनको उनको फॉर द फैमिली ड्राइव, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव के लिए लोगों को पकड़ के ले जाना पड़ रहा था, सबका कोटा था। और जो हम लोग के गांव थे उधर, वहाँ से लोग पूरे गांव भाग रहे थे बिकॉज ऑफ द स्टेरिलाइजेशन ड्राइव। और माय ग्रैंडमदर जो बेगम अनीस किदवाई जो MP थी, वो लोग बहुत ही हमेशा कांग्रेस में थे, दे वर पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, पर उन्होंने उस वक्त
तय किया कि वो जा कर के किसी न किसी तरीके से इंदिरा गांधी से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसको ये बहुत ज़्यादा एक्सेसेस हो रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है। तो बेगम अनीस किदवाई, मृदुला साराभाई और सुभद्रा जोशी, 3 लोग जो फ्रॉम 47 साथ काम करते आए थे और दे वर ऑल वेरी वेल रिगार्डेड इन द कांग्रेस, ये लोग गए इंदिरा गांधी के पास उनसे ये कहने के लिए कि ये बहुत ही गलत हो रहा है और आप कब इसको सोचेंगी और कब रोकेंगी। And Indira Gandhi looked at these old Congress ladies and turned around and said, go to Sanjay Gandhi. तो ये लोग संजय गांधी के पास तो खैर नहीं गए, but that is the time I think that they realized that their relationship with the Congress was over. So these were the second real reaction that we had was as journalists, as very young journalists in the 1980s, जब हम लोग आए. And I worked, Kuldeep Saab was also the editor of the Indian Express, so after the Patriot I joined there. और एक पूरा hangover of the emergency days मीडिया पे था. आप लोग सबको मालूम है कि मीडिया was asked to bend but we crawled. But उसके बाद 1980s में the generation that except for brave people of course like Kuldeep Saab and others who were jailed, but in the 1980s the young people who joined, we joined with a certain enthusiasm. And एक ये था कि अब हम लोग, I don't think the media was ever as free. और छोटा सा भी ज़रा सा भी इंडिकेशन होता था, जुलूस निकल आते थे, बॉयकॉट हो जाता था, पार्लियामेंट तक का बॉयकॉट होता था. और गुंडू राव कोई लॉ अगेंस्ट प्रेस बिल लाए तो सब जर्नलिस्ट राजपथ पे मार्च कर रहे थे इन प्रोटेस्ट एंड ही हैड टू विड्रॉ इट. जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे वो एक लॉ लाए उन्हीं दिनों में, तो फिर एक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और ही ऑल्सो हैड टू विड्रॉ इट. सो दिस वॉज द माहौल जो एक वक्त था जो अब काफ़ी बदल गया है. एक जो डर और एक जो भय शुरुआत में जो मीडिया में डाल दिया गया था वो बहुत दिन लगे फॉर द मीडिया टू कम आउट ऑफ इट. इन फैक्ट द ऑपोजिशन फॉर वंस came out of it faster in the last winter session of parliament, after which many of the channels have followed. हम लोग को भी ये मालूम है कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई, so it was only because her control was slipping. Her authoritarianism was being challenged. Her might was being challenged. And then she took the situation and said everything is getting destroyed and so I have to bring in emergency. We also know from history that autocrats are delusional. They believe that they alone have the wisdom, the intellect, the intelligence to control the situation and to deliver. It is because of this narcissistic approach of the autocrat that he is able or she is able to bring in authoritarianism and subvert democracy. There are lots of things which make it different and which will make it difficult for the emergency to be imposed today. One is जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई तो उस वक्त कोई ऑपोजिशन ही नहीं था इंडिया में वर्थ द अबाय. उसके बाद एक कोएलिशन रैगटैग कोएलिशन जनता पार्टी की आई और फिर वो चली गई. पर कांग्रेस वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो दिल्ली में भी थी और सब स्टेट्स में भी थी. दूसरी चीज़, वो जो दिन थे वो एक डार्क एज थे जो अनकनेक्टेड थे बाय द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. तो कम्युनिकेशन भी बहुत कम था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट, टेलीविज़न तक नहीं था, तो ये कम्युनिकेशन में मुश्किल थी. तीसरी, वर्ल्ड जो थी इट वाज मच लार्जर, इतनी वेल इंटीग्रेटेड थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू रेगुलर ट्रैवल एंड जिस तरीके से हम लोग समेट गए हैं, द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी. वो अब है जो नहीं था पहले. And fourth, I think India was caught by surprise because India had come out of the freedom struggle and India thought that democracy was not going to be challenged. It was challenged. Today, India knows that democracy can be challenged, so it is not going to be caught by surprise. India में एक resistance build हो गया है over the years against authoritarianism. मैं believe करती हूँ, इसको कई चीज़ लोग कहते नहीं, but you can see the resilience of India surfacing even today within 1 year of the Lok Sabha election, which shows that there is a certain dislike for authoritarianism and democracy has somewhere
in our blood. It hasn't come 60 years ago, it came 260 years ago because the struggle against colonialism has been strong. That also it'll be difficult because the social media, the internet now is becoming a form of resistance, it is becoming an alternative. I know that there are older people here who do not want to recognize maybe the power, but there is a power in that. क्योंकि अगर यहाँ पर भी इमरजेंसी होगी, there is this huge diaspora, Indian diaspora across the world, which will then use the internet, and the world also is not going to support emergency in the manner it did. The last thing I do want to say is that when we talk about undeclared emergency, I don't think that there is declared communalism, there is levels of fascism, there are levels of control, but we all know that the full potential of an emergency can only be brought in through the declaration of an emergency, where all institutions then are killed and all the power moves into the hands of the person who is in charge. Thank you so much.